सभी को नमस्कार। मैं राजकुमार विश्वकर्मा। हमेशा की तरह हमारी कुछ खास चर्चाओं में देख रहे होंगे आप चुनावी तर्क वितर्क चल रहा है, और चुनावी तर्क वितर्क के साथ आप देख रहे होंगे कि चाहे प्रत्याशी हो, क्षेत्र की जनता हो, या फिर क्षेत्र के वो नेता जो कहीं ना कहीं पर प्रतिष्ठित हैं और क्षेत्र की जनता के लिए कुछ ना कुछ काम भी करते रहते हैं। तो आज हमारे साथ ऐसी कुछ खास चर्चा में आम आदमी पार्टी की प्रदेश सचिव हैं शायद आप, और यहाँ पर उषा कोल जी आज हमारे साथ हैं। उषा कोल जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि देखिए आज जो चुनावी स्थितियाँ हैं और चुनाव को लेकर के जब आप लोग भ्रमण में जाते होंगे कहीं ना कहीं पर, तो एक बात आपको देखने को मिलती होगी कि अगर हम क्षेत्र में जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ हमें दिखाई देता होगा, खासतौर पर समस्याएं। उन समस्याओं के बारे में ज़रा प्रकाश डालिए और जनता को भी ये बात बताइए कि क्षेत्र में जो मूलभूत सुविधाओं को लेकर के जो समस्याएं बनी हुई हैं वो क्या है। सबसे पहले तो आपको मेरा नमस्कार, और आपने अपने YouTube चैनल में मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप जानते हैं कि हम उमरिया ज़िले से हैं, और उमरिया ज़िले में 2 विधानसभा क्षेत्र हैं, और दोनों में ही आगामी पंचवर्षीय से विधायक भाजपा के ही विधायक हैं और शायद मंत्री भी हैं। लेकिन आज तक जो विधायक और कैबिनेट मंत्री होने का दर्जा प्राप्त होने के बाद भी जो भी जनता को लाभ मिलने चाहिए थे, उद्योग मिलने चाहिए थे, इससे जनता को कोई लाभ नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की जो योजनाएं हैं वो, जहां भारतीय जनता पार्टी के विधायक नहीं भी हैं, कांग्रेस की भी हैं, तो जो योजनाएं चल रही हैं वो सभी क्षेत्रों में मिल रही हैं। पर जहां कैबिनेट मंत्री हो, जिसकी डबल इंजन की सरकार हो, और वहां पर लोगों को सुविधाएं ना मिल रही हों, या फिर कुछ अलग से ऐसे कोई निधि ना मिली हो, तो उसके बारे में बता सकती हूँ कि क्षेत्र में बहुत भी ऐसा कोई उन्होंने काम नहीं किया है। मैं क्षेत्र में, मेरा अक्सर भ्रमण रहता है और मैं क्षेत्रों में देखती हूँ कि वहाँ स्वास्थ्य की सुविधाएं अच्छी नहीं हैं, शिक्षा की सुविधाएं अच्छी नहीं हैं, ना ही हमारे बेरोज़गार भाइयों को रोज़गार मिला है, और ना ही स्वास्थ्य की सुविधाएं मिल रही हैं। और साथ ही जो हमारे किसान भाई हैं उन्हें भी ऐसा कोई लाभ नहीं मिल रहा है। तो जैसे आप देखिए, हमारे पाली में संजय गांधी विद्युत पावर केंद्र है, लेकिन वहाँ जब 500 यूनिट आई थी तब वहाँ अडानी जी आए थे, 2007 या 8 में आए थे, तो उन्होंने एक घोषणा की थी कि 600 यूनिट का एक प्लांट लगाने के लिए, लेकिन वो यूनिट वहाँ आई नहीं। लेकिन उसके लिए मंत्री जी का कोई भी ऐसा प्रयास नहीं था, न कोई भी ऐसा स्टेटमेंट दिया उन्होंने कि वो उसे रोकने का प्रयास कर रही हैं, उन्हें लाने का प्रयास कर रही हैं। तो ये रोज़गार के लिए जो हमारे भाई जो बाहर विदेशों में या फिर क्षेत्र से बाहर काम करने जा रहे हैं, तो उन्हें इसका लाभ नहीं मिल पाया। आप जैसे सिंचाई के क्षेत्र में देख लीजिए, सिंचाई के क्षेत्र में उन्होंने कोई ऐसा बड़ा काम नहीं किया कि जैसे किसान भाइयों को सिंचाई की सुविधा मिल सके। आज तक कोई भी ऐसे बांध नहीं बनाए गए, या फिर कुछ बांध बने हैं तो आज उनमें पानियाँ नहीं है, या कुछ तो अभी अधूरे पड़े हुए हैं। आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में देख लीजिए, मानपुर क्षेत्र में 2 हॉस्पिटल हैं, लेकिन आज भी वहाँ डॉक्टर नहीं है, ना ही महिला डॉक्टर है, और जो भी डॉक्टर एकाध हैं वो समय पे उपलब्ध नहीं रहते हैं। और वहाँ की जो मशीन है, आप एक्सरे मशीन देख लीजिए, अब आज भी बंद पड़ी हुई है। अभी बीच में हमारे वार्ड के ही एक व्यक्ति गए थे जिनके हाथ में फ्रैक्चर हो गया था, तो वो वहाँ पर एक्सरे करवाने गए थे, तो वहाँ पे उन्होंने एक्सरे रिपोर्ट में बता दिया कि वो सब सही है, लेकिन उनका दर्द ठीक नहीं हो रहा था, तो वो फिर दूसरी जगह जब एक्सरे करवाए तो वो फ्रैक्चर बताया। तो इस तरह से स्वास्थ्य सुविधाएं एकदम ठप्प हैं। और आप शिक्षा के क्षेत्र में देख लीजिए, स्कूलें हैं, बिल्डिंगें बढ़ गई हैं, लेकिन स्कूल में टीचर नहीं हैं। बच्चे बहुत सारे हैं, टीचर 1-2 ही हैं। मतलब मैं लगभग 10 से 20 स्कूलों में मैं गई हूँ, वहाँ मैं बातें की हूँ, लेकिन वहाँ 2 से 3 टीचर के अलावा वहाँ कोई भी नहीं है। तो सोचिए, जिस तरह से ये भाजपा सरकार कहती है कि हम विकास कर रहे हैं, तो वो किस तरह का विकास कर रहे हैं? मतलब मुझे तो कहीं भी विकास कोसों दूर नहीं दिखाई दे रहा है। आप सड़कें देखिए जो बने हैं वो गुणवत्ता विहीन बने हुए हैं। आज भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों की हित की बात कर रही है। आप देखिए, सीधी में जो पेशाब कांड हुआ था उसकी आग बुझ भी नहीं पाई थी। आप सिंगरौली में देख लीजिए, गोलीकांड हो गया, मैहर में एक छात्रा के साथ, बालिका के साथ बलात्कार हो गया, मणिपुर में महिलाओं को नंगा करके दौड़ाया गया, लेकिन इस पर भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता कोई टिप्पणी नहीं की, मौन स्वीकृति दिए हुए हैं। तो इससे पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार में कानून व्यवस्था बिल्कुल ठप पड़ी हुई है। और आप और भी जैसे कई क्षेत्र हैं, तो ऐसा मुझे किसी क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ। आप मानपुर में कई ऐसे गांव हैं
जहाँ लाइट नहीं है, बिजलियाँ नहीं है, पानी भी नहीं है। और जो भारतीय जनता पार्टी इस समय घोषणाएं कर रही है, जो लाडली बहना का योजना का जो दिखावा कर रही है, तो हमारे क्षेत्र में बहुत मात्रा में एक बैगा समाज के हैं, लेकिन जो उन्हें बैगा समाज का पैसा मिल रहा था वो आज लाडली बहना के नाम पर बंद कर दिया गया है। और उन्हें ना लाडली बहना का लाभ मिल रहा है और ना ही बैगा विकास का पैसा मिल रहा है। तो सरकार सिर्फ दिखावा कर रही है कि वो आदिवासियों के लिए काम करती है, आदिवासी व्यक्तियों के लिए काम करती है। वो सिर्फ आदिवासियों का वोट लेती है, वोट लेने के बाद वो अपना विकास करती है, अपने लोगों का विकास करती है। तो यही है भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति। और उनका एक और नारा है, सबका साथ सबका विकास। लेकिन मैं तो ये जानती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी केवल अपनों का साथ और अपनों का विकास ही करती है। आप एक और उनका नारा है कि देश पे अंतिम व्यक्ति पर पंक्ति पर बैठे व्यक्तियों का विकास। आज क्षेत्र के किसी भी क्षेत्र में जाइए जहाँ पे अंतिम पंक्ति पर व्यक्ति रहते हैं, आज वहाँ रोड, लाइट, ऐसी कोई भी सुविधाएं नहीं है। तो ये सिर्फ मैं भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ दिखावा कर रही है, कोई ऐसा वो योजनाओं को लॉन्च नहीं कर रही है कि जिससे आम जनता को राहत मिल सके। कहीं ना कहीं पर देखिए, लेकिन आपने भाजपा के बारे में बहुत कुछ कहा, तो मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके आप आम आदमी पार्टी में गई, और आम आदमी पार्टी की आपको कौन सी ऐसी विचारधारा अच्छी लगी जिसके लिए आपने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मैं जब 1 आध साल रही तभी से उनकी मुझे जो उनके नेचर है मुझे समझ में आने लगा कि वो किस तरह से काम करवाती है और किस तरह से वो आदिवासियों के प्रति वो सोचती है। मैं भी एक आदिवासी हूँ, उन्होंने भी मुझ पर बहुत दबाव डाले कि आप यहाँ काम करिए, यहाँ काम मत करिए, मतलब सिर्फ अपनों का काम करिए। हमारे 15 वार्डों में कुछ वार्ड कांग्रेस के थे, कुछ निर्दलीय थे, लेकिन मैंने बराबर काम किया। तो आज जो मैं भारतीय जनता पार्टी को खटक गई, तो वो इसलिए है कि मैंने जनता का काम किया, मैंने निष्पक्ष रूप से काम किया, क्योंकि मैं सिर्फ लोगों की समस्याओं के लिए काम किया, मैं किसी दल की सोच के हिसाब से काम नहीं की। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी से मेरा विचार तो अलग ही था, इसलिए आज मैं भारतीय जनता पार्टी में नहीं हूँ। और शायद भारतीय जनता पार्टी को लोगों को लग रहा है कि उन्होंने मुझे हटाया, लेकिन मैं उससे पहले ही उन्हें त्यागपत्र दे दिया था। और मैं जो आम आदमी पार्टी में आई हूँ, तो मैं माननीय केजरीवाल जी की जो शिक्षा मॉडल है उसे लेके आई हूँ, और जो स्वास्थ्य का मॉडल है उसे लेके आई हूँ। आप देखिए, केजरीवाल जी जो पेंशन योजना है केजरीवाल जी की, चाहे वो विधवा महिलाओं के लिए हो, वृद्धाओं के लिए हो या विकलांगों के लिए, वो 2500 रुपये दे रहे हैं। और अपने बीजेपी के जो है शासन जहाँ चल रहा है वहाँ 600 रुपये दे रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि सरकार भी यही काम करे। आप सोचिए, जो एक विधवा महिला है जिसका संसार ही उजड़ गया हो, उसके पास बच्चों की जवाबदारी आ गई हो, उनके परिवार की जवाबदारी आ गई हो, और उन्हें वो सिर्फ लाभ पेंशन के रूप में 600 दे रहे हैं। मतलब कितनी शर्म की बात है कि आज जिस जनता ने आपको उस कुर्सी पे बैठाया, आप लाखों रुपए अपनी ये सैलरी ले रहे हो और उसी जनता को आप 600 दे रहे हैं। हमारे जो वृद्ध जो हैं, आज उन्हें जिन्होंने अपने लाइफ में जितने भी काम किए होंगे किए हैं, और उन्होंने अपना वोट दे के आपको सत्ता की कुर्सी पर बैठाया है, लेकिन कुर्सी पे बैठाने के बाद आज वो जब उनकी स्थिति 60 साल से ऊपर हो गई, जब उन्हें आपकी असली में आवश्यकता थी, तो आप उन्हें सिर्फ 600 पेंशन दे रहे हैं। तो इसी तरह से हमारी जो सरकार है वो 2500 दे रही है, और ऐसे ही बहुत से काम कर रही है, बिजली पानी फ्री। इसलिए हमने आम आदमी पार्टी सरकार की नीति से प्रभावित होकर हमने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की। आज उनके लिए काम कर रहे हैं और क्षेत्र के विकास के लिए भी हम काम करते रहेंगे। छोटा सा मेरा एक प्रश्न और है मैडम आपसे। देखिए, क्या है कि कई बार जब हम कई लोगों से मिलते हैं, सवाल जवाब हो रहा होता है, तो अब आप आम आदमी पार्टी से हैं, तो यहाँ पर एक सवाल बनता है कि अगर मान लीजिए कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनी मध्य प्रदेश में या नहीं बनी, मान लीजिए अगर आम आदमी पार्टी से चाहे आपको प्रत्याशी बनाया गया या किसी और को बनाया जाता है, और वो प्रत्याशी चुनाव जीत गया और मध्य प्रदेश में किसी और की सरकार बनी, भाजपा की या कांग्रेस की, अब आपकी सरकार तो रही नहीं, तब आप लोग कैसे फिर फेस करेंगे? क्योंकि कई लोगों के जवाब ये होते हैं कि हमारी सरकार नहीं, इसलिए हम कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। तो क्या आप लोगों का भी जवाब यही होगा? नहीं, हमारा जवाब बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि विधायक के अपने पावर होते हैं, कुछ अपने अधिकार होते हैं जिसका उपयोग हम करेंगे। अब जैसे मैं नगर पालिका की ही बात करूं, तो मेरे
मुझे काम ना करने के लिए सोचिए कैबिनेट मंत्री का पूरा हाथ था कि वो काम ना कर सके, लेकिन फिर भी मैंने काम किया। जो 20 सालों में जितने भी अध्यक्ष रहे होंगे जिन्होंने नहीं किया, हमारे कार्यकाल में तो कोरोना भी था 2 साल, लेकिन उससे भी हमें काम करने में 3 साल ही मिले, लेकिन हमने बहुत काम किया। इसी तरह अगर हमारी सरकार नहीं भी आती है, अगर हमारे कुछ क्षेत्रों में हमारे विधायक हैं या फिर हम ही आते हैं, तो फिर हम जनता का पूरा काम करेंगे। हमारे पास अधिकार भी हैं और हमें काम करवाने का तरीका भी पता है। और जैसा आप एक बड़ा मंत्र तो जानते हैं, विधानसभा में जो सवाल लगाए जाते हैं, तो हम उसके माध्यम से भी वहाँ काम करवा सकते हैं। तो क्या इससे देखिए, चलिए आपका कहना ठीक है कि हम विधानसभा में क्वेश्चन लगाएंगे आज यहाँ पर, लेकिन मानपुर विधानसभा क्षेत्र में अगर हम बात करें और या उमरिया ज़िले की बात करें, तो सबसे प्रमुखता अगर कभी आपको मौका मिला तो आप कौन कौन सी मांगों को लेकर के रखेंगे, जिससे क्षेत्र को मतलब चाहे एजुकेशन की बात करें या उस सिस्टम की बात करें, पानी की सुविधाओं की, बिजली की सुविधाओं की, एजुकेशन का सिस्टम हो, क्या आप प्रमुख मांगे रखना चाहेंगे सर्वप्रथम? देखिए, सबसे पहले तो मैं शिक्षा की ही मांग करूंगी, क्योंकि बिजली पानी की व्यवस्था में हमारे पास इतने अधिकार तो हैं कि हम लोगों को बिजली आराम से दे सकते हैं, पानी उनके घर तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन हम जो शिक्षा का जो है, तो शिक्षा के लिए हम प्रयास करेंगे, क्योंकि जो शिक्षकों की भर्ती होगी तो शासन से ही आएगी, उसके लिए हम प्रयास करेंगे। और साथ ही हम अपने खुद के वेतन से, अगर सरकार नहीं देती है तो हम अपने खुद के वेतन से हम कोचिंग सेंटर करवाएंगे, ताकि लोगों को शिक्षा का लाभ मिल सके। हम सिर्फ केवल शिक्षा के ऊपर पूरा फोकस दे रहे हैं, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है जिससे हमारी जनता, हमारे बच्चे आगे बढ़कर वो रोज़गार भी पा सकते हैं और आत्मनिर्भर भी बन सकते हैं। कल आपके पार्टी के जिला उपाध्यक्ष से हमारी चर्चाएं हो रही थी, उन्होंने एक बात रखी कि अगर आपकी पार्टी आती है तो वो सर्वप्रथम जो है तो उमरिया ज़िले के अंदर, जो कि दो विधानसभा होते हैं और दोनों विधानसभा के अंतराल में एक इंजीनियरिंग कॉलेज होना चाहिए। क्या है आपकी क्या राय है इसमें? जी बिल्कुल होनी चाहिए। हमारे क्षेत्र के बच्चे आज या तो भोपाल जा रहे हैं, या तो ग्वालियर जा रहे हैं, या तो इंदौर जा रहे हैं, तो हम जितना हमारा मकसद है अपने क्षेत्र के लोगों को, अपने क्षेत्र के बच्चों को जितना लाभ दे सकें हम वो लाभ दिलाएंगे। और जो इंजीनियरिंग कॉलेज है इसके लिए भी हम प्रयास करेंगे और अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे इसके लिए, क्योंकि बच्चे ही हमारे देश का भविष्य हैं और हम उनके भविष्य को सुधारने के लिए जितना ज़्यादा जो भी कर सकते हैं एक छोटी सी समस्या और होगी, आपने सुना होगा पलायन जैसा शब्द, मजदूर। इस देश का भविष्य मजदूर और युवा, ये 2 लोग हैं, और यार दोनों वर्ग जो है तो कहीं ना कहीं पर प्रदेश से बाहर होते हैं। आज 2 वक्त की बनी मजदूरी करने के लिए इन्हें जो है तो क्षेत्र से बाहर होना पड़ता है, प्रदेश से बाहर होना पड़ता है। आज स्थितियाँ है कि लोग बाग अब देश से भी बाहर हो रहे हैं। इनके लिए आपका क्या प्रयास होगा? देखिए, वो बाहर इसलिए जा रहे हैं क्योंकि उन्हें क्षेत्र में रोज़गार नहीं मिल रहे हैं। तो हमारा तो मकसद ये होगा कि हम लोकल दृष्टिकोण से अपने क्षेत्र में कोई ऐसा उद्योग लगाएं, या फिर अपने ऊपर में संगठन में बात करके यहाँ कोई उद्योग के बारे में कुछ ऐसा संगठन बनाएं ताकि लोगों को रोज़गार मिल सके। आप देख रहे हैं कि हमारे जो अभी कोरोना के समय बेरोज़गार भाई जो बाहर पलायन कर रहे थे, वो उस समय पैदल भी आ रहे थे। मैंने देखी है वो दशा, जब वो पैदल आ रहे थे, कई लोग भूखे थे, कई लोग नंगे थे, कई लोग उनकी जान भी गई। आज सरकार बोलती है हमारे पास पैसा नहीं है, फंड नहीं है, और वो अगर उनके कोई नेता सभा करने आते हैं तो हज़ारों बसें, हज़ारों गाड़ियां लग जाती हैं। लेकिन जब हमारा मजदूर भाई जब वहाँ से वो पैदल घूम रहा था, पैदल आ रहा था, लेकिन उसके लिए सरकार ने कहा हमारे पास फंड नहीं है, हम उन्हें ला नहीं सकते हैं। तो ये सब दिखावा करती है, और हमारी सरकार आएगी तो बिल्कुल भी दिखावा नहीं किया जाएगा। पूरा फोकस हमें रोज़गार के ऊपर दिया जाएगा, और रोज़गार से हमारे क्षेत्र की जनता को बहुत लाभ मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद उषा जी, और यहाँ पर से इस चर्चा को विराम देते हैं। कुछ ऐसी खास चर्चाएं हमारी लगातार चलती रहेंगी, तो अगली कड़ी में हमारी मुलाकात फिर होगी। मैं राजकुमार विश्वकर्मा, धन्यवाद।